जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है गरुड़ ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम दिनांक 10 नवंबर 2021 का हमारा क्लास टेस्ट जो है वो हल करने जा रहे हैं और इस पेपर के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे सवालों का हमने संग्रह किया है। तो देखते हैं कि इस पेपर में आप सबके लिए आज क्या कुछ नया होगा। चलिए देखते हैं। पहला सवाल, x का y%। तो x की जगह आपको x लिखना है। का मतलब क्या होता है आप सबको पता है। का मतलब गुणा होता है। यहाँ पर आपने गुणा लगा दिया। y की जगह आप यहाँ पर y लिख दीजिए और परसेंट का निशान जब हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/100। क्लियर हो गया। यहाँ पर जब आप इसको हल करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इन सब में से कौन सा राइट हो रहा है। तो आप x और y का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका xy, और 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं और आ जाएगा आपका x गुणे में y या xy बटे में 100, और सी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों, आप चेक कर लेना आपका आंसर। अगला, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। त्रिज्या जिसे अंग्रेजी में रेडियस भी कहा जाता है, और रेडियस कहने के बाद में इसको आर से संबोधित किया जाता है। तो वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ पर पाई से पाई कट भी गया तो भी यहाँ पर r² बचेगा और ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर भी ये सॉल्व नहीं हो सकता। यहाँ पर भी पाई से पाई कट गया तो भी 2r बचेगा, ये भी नहीं हो सकता। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। 2 से हमारा 2 कट गया, पाई से हमारा पाई कट गया और हमारे पास में बचा r, तो यही हमारा आंसर होगा। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला बहुत अच्छा सवाल है नंबर सिस्टम का, संख्या पद्धति का। 9 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर क्या होगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल है। तो स्थानीय मान मैंने आपको बताया हुआ है कि स्थानीय मान किसको बोलते हैं। स्थानीय मान यानी जो मान स्थान विशेष के कारण होता है। जो मान स्थान विशेष के कारण होता है वो स्थानीय मान कहलाता है। तो मैंने आपको बताया कि स्थानीय मान निकालना है तो ये पीछे वाली जो संख्याएं हैं इनको यहाँ पर काट कर क्या लिख दो, 2 जीरो लगा दो पीछे। तो ये हमने यहाँ 2 जीरो लगा दिए, तो 9 का स्थानीय मान हो गया 900। जितनी भी पीछे संख्याएं होगी उन सब में 0 लगा दीजिएगा। अब बात आती है जातीय मान की। तो जातीय मान क्या होता है। जातीय मान किसी भी संख्या का नहीं बदलता है, जो मान होता है वो का वो रहता है सेम। क्लियर, इसमें आपको बताया हुआ है। तो 9 का यहाँ पर स्थानीय मान मैंने 900 लिख दिया, जातीय मान मेरा 9 है। उनका अंतर पूछा है तो 900 में से 9 गए तो मेरे पास में बचा 891, यानी सी ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। अगला, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 19 से विभाजित होंगी। कोई दिक्कत नहीं है। 3 अंकों की संख्याएं कहाँ तक आती है, 999 तक। आप दे दीजिए यहाँ पर 19 का भाग। 19 का 5 से देंगे तो यहाँ पर आएगा 95, ये बचेगा आपका 4, और 19 दूना यहाँ पर 38। कुछ भी बचता है उससे कोई मतलब नहीं। पूरा भाग कितनी बार गया, 52 बार। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो डी ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। आप अपना आंसर चेक करते चले साथ साथ में। अगला, 20.25 का वर्गमूल क्या है। क्वेश्चन कुछ इस रूप में लिखा हुआ है हमारे सामने कि 20.25 का वर्गमूल क्या है। ठीक है, जो बच्चे अपने आंसर की साथ में लेके बैठे हैं वो साथ साथ में चेक करते रहना। 20.25 का वर्गमूल क्या है। आप कुछ मत कीजिए, सबसे पहले यहां से पॉइंट हटा दीजिए। आपके पास में संख्या क्या बचेगी, 20-25 किसका वर्ग होता है, तो आप कहेंगे 45 का होता है। क्लियर हो गया। 2 संख्याएं, 4 संख्याओं के बीच में पॉइंट है, आप भी यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए। आपका आंसर आ जाएगा 4.5, जो शॉर्ट तरीका मैंने बताया हुआ है। आंसर हो गया आपका सी। अगला सवाल चलते हैं हमारा यहाँ पर। तो रूट के अंदर स्क्वायर मतलब क्वेश्चन मार्क, माइनस में 3 और बराबर में 19। कहीं ना कहीं यहाँ पर x लिखा हुआ है और इसका मान पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं। 19 अपनी जगह, माइनस का 3 उधर गया यानी प्लस का 3 हो गया। ये आपका रूट का x है, बराबर में इधर हो गया आपका 22। यहाँ से आपने स्क्वायर या रूट हटाया आपने और यहाँ पर स्क्वायर चढ़ाया, और 22 का वर्ग जो है वो कितना आएगा, 484, यानी यहाँ पर आंसर नहीं है तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
अभी तक जितने भी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं उसमें ये आंसर लगभग सभी बच्चों का यहाँ पर राइट आ रहा है। अगला चलते हैं कि 2 की घात -3 और इसका दूसरा रूप पूछा है। दूसरा रूप यानी इसे और कितने रूप से लिखा जा सकता है। अच्छा सवाल था। तो मैंने आपको कहा था कि माइनस के साथ में घात कभी भी हल नहीं होगी। यदि आप उसे उल्टा कर देते हैं यानी एक ऊपर ले लेते हैं, तो जैसे उस बात को वापस बता देता हूं कि 2 की घात -3 था, नीचे 1 लिख दीजिए, और यदि आप इसको उल्टा कर देंगे, कुछ इस प्रकार से कर देंगे, तो आप इसे लिख सकते हैं और माइनस भी हट जाएगा। अब यदि इस 1 के ऊपर मैं 3 की घात लगाता हूं तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यानी ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगर मैं घात नहीं भी लगाता हूं तो भी ये आंसर राइट होगा। अगर मैं 1/2 की घात 3, तो 2 की घात 3 को मैं 8 लिख सकता हूं, तो 1/8 लिख सकता हूं, तो ये भी हमारा राइट होगा। तो यानी यहां पर चारों ऑप्शन हमारे राइट होंगे, यानी डी ऑप्शन पे आपका फाइनल आंसर राइट हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर। 1300, 1365 और 1560 का मसअप यानी जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि यहां पर जो बात हो रही है वो बात हो रही है यहां पर HCF की। ठीक है, अब आपको करना कैसे है, 2 विधियां मैंने आपको बताई थी। एक मैंने आपको बताई थी यहां पर भाग विधि क्लास के अंदर, और एक विधि मैंने यहां पर बताई थी आपको गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से जब आप इसको करोगे तो ये बहुत लंबा पड़ जाएगा। भाग विधि से हम करते हैं तो 1300 से हमने यहाँ पर भाग दिया, 1365 में एक बार गया, 1300 नीचे बच गया हमारा 65, 65 से हमने वापस भाग दिया यहाँ पर 1300 को, तो ये गया आपका 2 और 0 20 बार। फिर 65 से हमने यहाँ पर भाग दिया 1560 में, तो ये 65 का आपका चला जाएगा 2 बार 130, नीचे आपका यहाँ पर लगभग 26 बचा 0, और ये लगभग यहाँ पर 4 बार और चला जाएगा, फिर भी यहाँ पर 65 बच रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट हो जाएगा। तो आप चेक कर लेना, कई बच्चों का ये आंसर आया है, उसके अंदर उन्होंने 55 ऑप्शन लगा रखा था, तो मैंने बता दिया है कि 65 ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल देखते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये भी कई लड़कों ने गलत किया है सवाल। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 0.65 को परसेंट के रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों ने इस सवाल को गलत पढ़ लिया, जल्दीबाजी के अंदर उन्होंने देख लिया कि 0.65 को जो है भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, जबकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको परसेंट के रूप में व्यक्त करना था। ठीक है, तो 0.65 में 0.65 लिखा, नीचे 2 शून्य इसलिए आएंगे क्योंकि मैं यहाँ से पॉइंट को हटाने जा रहा हूँ, और प्रतिशत के लिए मैं इसको गुना किससे कर दूंगा, 100 से। 100 से आपका 100 कट गया, और सीधा ही आपके पास में आंसर कितना रहेगा, 65 रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को आराम से एक बार फिर देख लेना। चलिए 10वां सवाल हमारा आ रहा है। एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 25 सेव खरीदे तथा 25% के लाभ पर बेच दिए। 1 रुपए में उसने कितने सेव बेचे? बहुत ही अच्छा सवाल है। यदि हम ये बात करें तो यहाँ पर हम जितनी भी बात करेंगे सारी 1 सेव को लेकर करेंगे। यदि हम 1 रुपए में हमने 25 सेव खरीदे हैं तो हमारे 1 सेव की कीमत कितनी हो गई, तो 1 सेव की कीमत हो गई हमारी 1/25। क्लियर हो गया। इसको 25% के लाभ पर बेचना है, यानी सिंपल सी बात हो गई, साधारण सी बात हो गई कि हम 125/100 लिखेंगे। 25 से आपका 125 कट गया यहाँ 5 बार, और आपके पास में आया 5/100, और 5/100 का मतलब हो गया 1/20, यानी 1 रुपए में उसने 20 सेव बेची है। इससे शॉर्ट तरीका इस सवाल का कोई नहीं होगा, तो आपका डी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए आते हैं हमारे 11वें सवाल पर। कितने समय में 1100 रुपए के 7% वार्षिक दर पर 1600 रुपया 50 पैसा हो जाएगा? ठीक है, यानी हम किसी को 1100 रुपया उधार दे रहे हैं और वापस हमें लौटाने पे मिल रहा है 1600 रुपया और 50 पैसा, यानी हमें कुल यहाँ पर 500 रुपये और 50 पैसे का यहाँ पर क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, क्योंकि इतना पैसा हमें अधिक मिल रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर हमारा जो मूलधन है वो हो चुका है 1100 रुपये। दर जो है वो हमारी 7% दे रखी है। समय हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, और जो ब्याज है हमारा वो है हमारा यहाँ पर 500 रुपया और 50 पैसे। क्लियर हो रहा है? शायद मुझे आगे सवाल करवाना भी नहीं पड़ेगा। तो समय का सूत्र होता है हमारा ब्याज गुणे में 100
बटे में मूलधन इनटू में, कोई डाउट? तो यहां पर आपके 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट गए, ये पॉइंट आपने हटाया और यहां पर आपका गया नीचे 100, कोई दिक्कत? और अब आपको यहां पर हल करना है, तो यहां पर इस 1 जीरो से ये 1 जीरो आपका और कट जाएगा और आपके पास में साफ साफ बचेगा यहां पर 5005 बटे में 10 इंटू में 11 इंटू में 7, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको भाग करके देख लीजिए। तो इस सवाल के अंदर अब आपके पास में 5005 नीचे 10 गुणे में 11 और 7 लिखा हुआ है। 11 से ये 5005 आपका कट जाएगा यहाँ पर 455 बार, 7 से 455 यहाँ पर आपका कट जाएगा 65 बार और आपके पास में यहाँ पर उत्तर आएगा 65 बटे में 10। क्लियर? और 65 बटे में 10 को आप 13 बटे में 2 आराम से लिख सकते हो, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है 1:2, 3:4, 5:6 का भिन्न मिश्र अनुपात क्या होगा? ठीक है, का भिन्न मिश्र अनुपात क्या होगा? तो बिल्कुल आप इसे भिन्न में लिख दीजिए। 1/2 ये हो गया आपका 3/4, ये हो गया आपका 5/6, कोई डाउट? और इसका मिश्र अनुपात निकालना है तो कुछ नहीं करना है, इनको गुणा कर दीजिए आपस में, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका 5×3 = 15 और ये हो गया आपका 6×4 = 24, 24 × 48। अगर ये कट रहा है तो इसे काट दो। मेरे हिसाब से 3 से कट रहा है, 3 से 5 बार और 3 से कट रहा है 16 बार, तो 5/16 यानी 5:16 आपका आंसर हो गया। अगला सवाल, दो संख्याओं का एलसीएम 420 है। ठीक है, दो संख्याएं हैं, उनका जो एलसीएम है वो 420 है। ठीक है, उनके मध्य जो अनुपात है वो 7:10 है। कोई बात नहीं, ये जो अनुपात है इनका भी आप क्या निकाल दो, एलसीएम। एलसीएम कितना निकालना है इनका? आ गया 70। आपका 70 जो है वो बराबर किसके है? 420 के। 0 से 0 कट गया, 7 42 यानी 1 बराबर आपका 6 आ गया। स्पीड फैक्टर 6 का 7 से गुणा करूंगा तो आएगा 42 और 6 का 10 से गुणा करूंगा तो आएगा 60। बड़ी वाली संख्या हो गई आपकी 60, यानी सी ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो गया। फिर अगले सवाल पे आते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या ए है, त्रिज्या यानी आर, त्रिज्या यदि ए है तो इसकी परिधि क्या होगी? परिधि का सूत्र मैंने बताया था, क्या होता है? 2πr होता है। तो 2πr यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 2 का मैं 2 लिख दूंगा, पाई का मैं पाई लिख दूंगा। उस r की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? a लिख सकता हूँ। तो 2πa मेरा आंसर होना चाहिए, यानी डी ऑप्शन मेरा आंसर राइट होना चाहिए। क्लियर हो गया? अगला सवाल, घड़ी में घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री चलती है? अब यहाँ मिनट वाली सुई की बात नहीं हुई है, यहाँ पर जो घंटे वाली सुई है इसकी बात हुई है। तो घंटे वाली सुई जो है वो कितना डिग्री बना रही है? तो टोटल यदि पूरा का पूरा चक्कर काटती है तो हम कह देते हैं कि 360 होती है। लेकिन क्योंकि ये 360 डिग्री का जो एंगल बनाती है ये 12 अलग अलग जगहों पर बनाती है, यानी 12 घंटों में बनाती है, तो यानी 360/12, यानी आप हर 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी आपका बी ऑप्शन जो है वो एकदम आपका राइट हो गया। क्लियर हो गया? अगला सवाल, ए बी का बेटा है, तो ए बी का बेटा है, ए बी का बेटा है, बी सी की बेटी है, तो बी सी की बेटी है, सी डी का पति है, सी डी का पति है, डी ई की माँ है, डी ई की माँ है, ई की माँ है यानी ई इसके जो भी है, ई की माँ है। ई ए का क्या लगता है? तो ई ए का क्या लगता है? अगर ये मेल होता तो मामा हो जाता, फीमेल होता तो मौसी हो जाती, यानी ए ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल, बेमेल छांटिए, दूल्हा भाई पिता दुल्हन, दुल्हन फीमेल है बाकी सभी मेल है। सिंपल सा सवाल था। अगला सवाल, बेमेल छांटिए, बेमेल छांटिए 136, 244, 324 और 514, इसमें से बेमेल कौन है? वर्ग संख्या है नहीं, घन संख्या है नहीं, कुछ जोड़ बाकी भी हो नहीं रहा है। देखते हैं क्या हो रहा है। तो
1 और 3 4, 4 और 6 हो गया आपका 10, 2 4 8 6, 6 और 4 10, 3 2 5, 5 4 9, 5 और 1 6, 6 और 4 हो गया आपका 10। तो यानी ये बेमेल है, बाकी सभी के अंकों का जो योग है वो 10 आ रहा है। चलें बढ़े अगले सवाल पर। अगला सवाल, BOQDERTG लिखा जा रहा है, ठीक है। बी के बाद में जब हम ई पे आते हैं, ई पे हम आते हैं, बी से ई पर आते हैं, तो हमने सी और डी को छोड़ दिया। ओ के बाद में जब हम आर पे आते हैं तो MNOPQ, यानी फिर हमने 2 अंकों को यहां पर छोड़ा। PQ, क्यू आ गया, RST आ गया यहां पर, यानी फिर 2 अंकों को छोड़ा। और DEFG, यानी ई और एफ को भी छोड़ा है। तो आप सबको पता चल गया कि यहां पर 2 अंक छूटे हैं। तो ए के बाद 2 अंक देखिए आप, बी और सी। अगला डी आएगा यहां पर, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये हो सकता है, ये हो सकता है अभी तक। MNOPQ, तो क्यू आना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है। फिर MNPQRS आना चाहिए, यहां पर है। और CDEF आना चाहिए, वो भी यहां पर है। तो मेरा ए ऑप्शन जो है वो मेरा राइट आंसर होगा। आप मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। अगला 42, 56, 132 और आगे क्या आएगा। और ये कोई भी अनुपात का सवाल नहीं है, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है सादृश्य कीजिए। कई बच्चे इस सवाल को गलत कर देते हैं, मैं पूरा बता देता हूं। 42 अनुपात 56 समानुपात 132 अनुपात में x। आपको यहां पर वो मध्यमान, अंदर गुणा बाहर गुणा वो नहीं करना है, यहां पर सादृश्यता का नियम लेना है। यानी जो रिलेशन 42 का 56 के साथ में है, जो रिश्ता 42 का 56 के साथ में है, वो 132 का किसके साथ में होगा, कुछ ये सवाल है। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि अगर हम 7 का गुणा 6 से करते हैं तो 42 आता है, और हम 7 का गुणा 8 से करते हैं तो 7 8 56 आता है। उसी प्रकार से ये देखिए कि कौन सी ऐसी संख्या है कि जिसे यदि 6 से गुणा किया जाए तो 132 आ जाए। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ऐसी कोई भी जो संख्या है वो हो सकती है आपकी 20 और 22। तो 22 हो सकती है। 22 का जब 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, बिल्कुल, यानी 22 हो सकती है। 22 हो गई। तो अब 22 का 6 से गुणा करने पर तो 132 आ रहा है, तो 22 का 8 से गुणा करने पर क्या आएगा। तो 22 का 8 से गुणा करने पर 8 दूनी 16 का 6, 1, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी आपके पास में आना चाहिए, एक बार वापस से देख लीजिएगा, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी आपके पास में 176 आना चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है। यानी डी ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, आज का ये पेपर बहुत ही फास्ट करवाया गया। काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करी। यदि किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आई, एक बार आराम से वीडियो को वापस से देखिए, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप कॉल करके पूछ लीजिएगा। हमारे जो नंबर हैं वो यहाँ पर लिंक में नीचे दिए हुए हैं। एक विशेष सूचना आप सभी के लिए और बता रहा हूँ मैं कि 15 नवंबर से सुबह 9 बजे से राजस्थान पुलिस के जो बैच हैं, सभी नए बैच जो हैं वो सुबह 9 बजे से शुरू हो रहे हैं। आप में से जो भी विद्यार्थी इस बैच में हिस्सा लेना चाहता है, भाग लेना चाहता है, उसका मोस्ट वेलकम है। 4 क्लासें होगी, उसके बाद में रोज़ का एक टेस्ट पेपर होगा, और आप अपने आप को एक बेहतर तैयारी के रूप में, एक बेहतर कैरियर के रूप में ले जा सकते हैं। क्लियर। इन सभी बातों के साथ में कल फिर कुछ नई बातों के साथ में भी हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आइए साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को किस उपकरण द्वारा देखा जा सकता है। अत्यंत सूक्ष्म वस्तु या छोटी से छोटी वस्तुओं को किस उपकरण के द्वारा देखा जा सकता है, उस उपकरण का नाम पूछा है, तो वो हो जाएगा आपके सूक्ष्मदर्शी। कौन सा हो जाएगा, आपके सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है अत्यंत छोटी वस्तुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनोमीटर से निम्नलिखित तथ्य का मापन किया जाता है। मतलब मैनोमीटर जो है वो उपकरण क्या काम आता है, ये पूछा जाता है। तो मैनोमीटर आपके गैस का दाब मापने के लिए काम में लिया जाता है, मैनोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही को भिगोकर मक्खन निकालने की विधि में भौतिकी के किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। दही को भिगोते हैं, मतलब दही को उस बर्तन के अंदर डाल के वो मिलाते हैं ना,
तो वह किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो वह आपके अपकेंद्रण के सिद्धांत पे कार्य करता है। मतलब वो जब मशीन घूमती है तो दही के पार्टिकल्स को वो बाहर की साइड में फेंकती है, और बाहर की साइड में फेंकना वो क्या हो जाएगा, अपकेंद्रण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, मतलब जो अपन अपनी आंख पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। पुतली पर नहीं बनता है, कार्निया पर भी नहीं बनता है, परितारिका या जिसे बोल सकते हैं आइरिस पर, यहाँ पर भी नहीं बनता है। तो जो अपना प्रतिबिंब है वस्तु का मानव नेत्र में रेटिना पर, या फिर जिसे बोल सकते हैं दृष्टि पटल पर बनता है। डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल के किस भाग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है। भोजन का अधिकतम अवशोषण पूछा है, किसका, भोजन का अधिकतम अवशोषण। और भोजन का अधिकतम अवशोषण हो जाएगा आपके छोटी आंत के अंदर। कहाँ हो जाएगा, छोटी आंत के अंदर, जिसकी लंबाई लगभग होती है 6 से 6.25 मीटर। ठीक है। और अगर बोले कि पानी का अवशोषण कहाँ होता है, तो पानी का अवशोषण हो जाएगा आपके बड़ी आंत के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। अपने शरीर में ब्लड बैंक किसे कहा जा सकता है, तो स्प्लीन या जिसे बोल सकते हैं अपन प्लीहा, या फिर जैसे तिल्ली बोल सकते हैं। ठीक है, इसको आप ब्लड बैंक कहा जाता है अपने शरीर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों का जो हृदय है वो आवृत रहता है। अपना जो हृदय है, स्तनधारी मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिला के बड़ा करते हैं, स्तनधारी कहलाते हैं। और उनका जो हृदय है, उनके ऊपर जो आवरण, उस आवरण को बोला गया है कि उस आवरण को क्या कहा गया है, तो वो आवरण हो जाएगा आपके पेरिकार्डियम झिल्ली। कौन सी हो जाएगी, पेरिकार्डियम झिल्ली से हृदय का आवरण ढका रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा, जीवाणु बोल सकते हैं या फिर जिसे बोल सकते हैं अपन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा निम्न में से कौन सा रोग होता है, तो आपके पोलियो वायरस के द्वारा होता है। नहीं, टाइफाइड आपके हो जाएगा। इसमें किसके द्वारा होता है, आपके जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और अगर बात करें हीमोफीलिया की, तो हीमोफीलिया आपके एक आनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है, एक आनुवांशिक रोग हीमोफीलिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक या फिर जैसे बोल सकते हैं लाइकेन, लाइकेन क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, रसायन स्वपोषी, अपघटक या सहजीवी। तो आपके लाइकेन जो है सहजीवी संबंध होता है, जिसमें आपके शैवाल और कवक, शैवाल और कवक का सहजीवन संबंध होता है। शैवाल इसको खाना प्रोवाइड करवाता है और लवक इसको पानी प्रोवाइड करवाता है। तो इनमें एक दूसरे में कैसा संबंध होता है, सहजीवन संबंध होता है, और इससे लाइकेन बनाई जाती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो, क्या बोला है, परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। तो परमाणु भार भिन्न है और परमाणु संख्या क्या है, समान है। और परमाणु संख्या समान होती है उसे अपन बोलते हैं समस्थानिक। क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोल सकते हैं। परमाणु संख्या बोले या फिर बोल सकते हैं परमाणु क्रमांक समान हो, तो उसे क्या कहेंगे अपन, समस्थानिक कहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि रासायनिक परिवर्तन दर्शाती है। कैसा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन होता है, जिसमें मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में वो चेंज होने के बाद में द्वितीय अवस्था से वापस पहली अवस्था में नहीं आ सकता, उसे कहते हैं अपन रासायनिक परिवर्तन। और निम्न में से आपका रासायनिक परिवर्तन देखो, बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, क्रिस्टलीकरण भी नहीं, पानी का उबलना ये भी भौतिक परिवर्तन, और लकड़ी का जलना जो है वो आपके, लकड़ी एक बार जलने के बाद वो कोयला राख वगैरह बन जाती है, और वो आपके क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। और ऐसे के ऐसे अगर पूछे कि दूध से अगर दही बन गया तो वो कैसा परिवर्तन हो जाएगा, वो भी आपके रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शर्करा को एथेनॉल में रूपांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। शर्करा को किस में परिवर्तित कर दिया, एथेनॉल में परिवर्तित कर दिया, तो वो प्रक्रिया आपके किण्वन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा शर्करा को एथेनॉल में रूपांतरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवीसी, और पीवीसी का पूरा नाम अगर बात करें तो वो हो जाएगा आपके पॉलीवाइनिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, पीवीसी का पूरा नाम पॉलीवाइनिल क्लोराइड। और पॉलीवाइनिल क्लोराइड किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, ये पूछा हुआ है। तो इस पॉली वर्ड को हटा दो, पीछे क्या बचा, वाइनिल क्लोराइड। तो पीवीसी आपके वाइनिल क्लोराइड के द्वारा प्राप्त किया जाता है। डी ऑप्शन आपका दिया हुआ है इसमें, वाइनिल क्लोराइड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। क्या पूछा हुआ है, धातु कौन सी है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो इसमें आपके चार ऑप्शन, तांबा, लोहा, जस्ता और सीसा। इसमें से आपके तांबा है वो आपके मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक चाकू के द्वारा काटी जा सकती है। तो चाकू के द्वारा आपको पता है कि एक तो सोडियम और सेकंड होती है आपके पोटेशियम, जिसका प्रतीक होता है के। ये दो काटी जा सकती है। और यहाँ पे आपका सोडियम का तो ऑप्शन नहीं है, पोटेशियम का ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा और ये आपके चाकू के द्वारा काटी जा सकती है। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद प्यारे साथियों, गरुड़ परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कलाल सर
और आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ जीके का पेपर सोल्यूशन। यह रहा अपना पहला सवाल। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, तो इसका जवाब होगा वो होगा ए। ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। संघ सरकार में मंत्री इनके प्रसाद के दौरान कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते हैं। मतलब किसके संघीय सरकार के अंदर मंत्री होता है ना, जो मंत्री लोग, वो किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठकों को कौन बुलाता है, यानी किसके द्वारा आहूत की जाती है, यानी बुलाता। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, और इन बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा, वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अपने इस सवाल के अनुसार यह राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बिम्बसार और अज्ञातशत्रु के राज्यकाल में मगध की राजधानी थी, तो साथियों यह इसका जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी राजगिरी। राजगिरी या राजगीर एक ही बात है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल। गुप्त काल में व्यापारियों के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था, श्रेष्ठी। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल। पद्म गुप्त द्वारा रचित ग्रंथ का नाम था, तो पद्म गुप्त द्वारा रचित ग्रंथ का नाम था वो था ऑप्शन डी नवासाहक चरित्र। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। गोपुरम किस मंदिर स्थापत्य कला शैली की विशेषता है या विशिष्टता है, तो ये विशिष्टता है द्रविड़ शैली की। ऑप्शन है ए राइट। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत रचना गुप्त काल में नहीं रची गई थी, तो ये ऑप्शन डी है ना, विक्रमांक देवचरित्र, ये गुप्त काल की नहीं है, बाकी ये तीनों गुप्त काल की रचना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है या साझा करता है, यानी किस पड़ोसी देश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, तो वो है बांग्लादेश की। ऑप्शन है सी राइट है। अगला है। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन छाटिया चुनी है। ये चार आपके सामने स्टेटमेंट है, इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा वो अपने छाटना है, तो इसके अंदर जो पहला वो राइट है। ये नेपाल का भाग है और आएगा, और इसकी इस चोटी की लंबाई ऊंचाई वो 8,848 मीटर है। यही राइट है, बाकी तीनों इसमें गलत है। चलिए आगे देखते हैं। नेपाल हिमालय किसके मध्य में स्थित है, तो नेपाल हिमालय वो काली और तीस्ता के मध्य स्थित है। ऑप्शन है सी राइट आंसर। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो बंगाली खाड़ी में गिरती है वो गिरती है स्वर्ण रेखा नदी। बाकी नर्मदा, ताप्ती और सिंधु ये गिरती है इस तरफ, यानी अरब सागर में, और जो ये स्वर्ण रेखा ना वो गिरती है इस तरफ, यानी बंगाल की खाड़ी में। अगला सवाल। निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विप्रश घाटी से होकर बहती है, तो जो ये ऑप्शन बी है ना, नर्मदा ये भारत की एकमात्र नदी है जो विप्रश घाटी में से बहती है। क्या होती है विप्रश घाटी? कुछ नहीं है, दो पहाड़ों के बीच में से जो नदी अपना रास्ता बनाती है ना, वो होती है विप्रश घाटी। ये दो पहाड़ है, इनके बीच में से नदी जो पहाड़ों को काटते काटते बहती है, तो कुछ टाइम बाद में वहाँ पर एक घाटी बन जाती है, एक रास्ता बन जाता है, खाई, एक गहरी खाई बन जाती है, उस खाई में से नदी बहती है, तो वो कहलाती है विप्रश घाटी, और वो बनाती है ऑप्शन बी नर्मदा नदी। अगला सवाल देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी लंबाई में सबसे छोटी नदी है, तो इसका जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी महानदी। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे छोटी नदी में शामिल है, महानदी। और अगला सवाल और लास्ट सवाल हमारे सीरीज का। काबिनी, भवानी और अमरावती किस नदी की सहायक नदियां है, तो ये साथियों ये सहायक नदी है कावेरी की। ऑप्शन सी राइट है। तो साथियों ये था मेरे द्वारा जीके पेपर सोल्यूशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करना। जय हिंद प्यारे साथियों।